हेलो एवरीवन, आज हम अपने क्लास में पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता BNS 2023। सो लेट्स बिगिन विद द प्रियम्बल। तो इसका प्रियम्बल कहता है एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द प्रोविजन रिलेटेड टू ऑफेंसेस एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंशियल देयर टू। तो ये एक ऐसा एक्ट है जो कि कंसोलिडेट करता है, किसको कंसोलिडेट करता है? ऑफेंसेस को। आईपीसी में हम लोग देखते थे कि जितने भी सारे ऑफेंसेस डिफाइंड तो थे, उनके पनिशमेंट भी प्रोवाइडेड थे, बट वो एक स्कैटर्ड फॉर्म में थे। तो इस एक्ट का क्या मेन मोटिव है? जितने भी ऑफेंसेस हैं सबको कंसोलिडेट किया जाए, एक सिस्टमाइज तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाए। एंड टू अमेंड, बहुत सारे आईपीसी में ऐसे ऑफेंसेस थे जो कि ऑब्सलीट हो चुके थे, जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी, और तो बीएनएस में क्या था, इसको अपडेट कर दिया गया है। किसको? ऑफेंसेस को। तो ये हमारा जो बताता है, ये प्रियम्बल बताता है। नाउ लेट्स प्रोसीड विद चैप्टर नंबर 1, दैट इज प्रिलिमिनरी। आईपीसी में जो चैप्टर नंबर 1 था उसका नाम इंट्रोडक्शन था, लेकिन बीएनएस में जो है उसका नाम प्रिलिमिनरी रख दिया गया है। सो सेक्शन नंबर 1 सब क्लॉज 1 ये बताता है कि इस एक्ट को आप किस नाम से जानेंगे। तो इस एक्ट को हम जानेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023। तो और सब क्लॉज 2 क्या बताता है? ये एक्ट कब लागू होगा, कहाँ कहाँ लागू होगा, कैसे लागू होगा। तो इट शैल कम इन टू फोर्स ऑन सच डेट as the central government may by notification in the official gazette appoint and different date may be appointed for different provision of this संहिता। तो ये जो डेट है ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है ऑन 1 जुलाई 2024। तो ये संहिता कब से लागू होगा? फ्रॉम 1 जुलाई 2024। सो सबसेक्शन 1 क्या बताता है? नाम बताता है। सबसेक्शन 2 क्या बताता है? कि कब से लागू होगा, कहाँ कहाँ लागू होगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं सबसेक्शन 3 क्या बताता है। सबसेक्शन 3 बताता है एवरी पर्सन शैल बी लाइबल फॉर पनिशमेंट। सबसे पहले बेयर एक्ट पढ़ने का तरीका होता है। बेयर एक्ट पढ़ने का क्या तरीका होता है? आप हर एक शब्द को तोड़ तोड़ के अच्छे से उसको समझिए, तो आपको बेयर एक्ट अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये जो सबसेक्शन 3 है ये किसके बारे में बताता है? इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बताता है। आईपीसी में सेक्शन नंबर 2 जो था वो इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में बताता है, बट इसमें क्या हुआ कि इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन को कंसोलिडेट करके अंडर सबसेक्शन 1 में इसको दे दिया गया है। ठीक, सो एवरी पर्सन का मतलब होता है हर एक व्यक्ति, चाहे वो सिटीजन हो चाहे वो नॉन सिटीजन हो, शैल बी लाइबल। किसके लिए लाइबल होगा? पनिशमेंट के लिए लाइबल होगा अंडर दिस संहिता। तो हर एक व्यक्ति लाइबल होगा, पनिशमेंट के लिए लाइबल होगा और इस संहिता में लाइबल होगा अंडर दिस संहिता, नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन। तो चलिए ठीक है, हर एक व्यक्ति लाइबल भी हो जाएगा। किसके लिए लाइबल होगा? पनिशमेंट के लिए अंडर दिस एक्ट। किसके लिए? एक्ट और ओमिशन के लिए, कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन देयर ऑफ। ठीक है, तो एक्ट का आइए हम समझते हैं एक्ट और ओमिशन का क्या मतलब होता है। एक्ट का मतलब होता है कार्य। कार्य मतलब मान लीजिए आपने किसी का मर्डर कर दिया, तो ये एक्ट है। ये कैसा एक्ट है? कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, तो इसके लिए आप लाइबल होगे। और ओमिशन का मतलब क्या होता है? आपकी कोई ड्यूटी थी बट आपने उसको परफॉर्म नहीं किया। जैसे कि मान लीजिए आपकी ड्यूटी थी कि आपको किसी को खाना देना है, बट आपने उनको खाना नहीं दिया और उनकी डेथ हो गई स्टार्विंग के कारण, तो ये क्या हो गया? ओमिशन हो गया। ठीक, तो आप इसके लिए भी लाइबल होगे, एक्ट के लिए भी लाइबल होगे, ओमिशन के लिए लाइबल होगे, कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन तो ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। ठीक है, तो ये बताता है इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। हर एक व्यक्ति जो कि कोई एक्ट करेगा, ओमिशन करेगा, देन ही शैल बी लाइबल फॉर द पनिशमेंट इन इंडिया। ठीक, ये है। अब जो सबसेक्शन 4 बताता है, ये बताता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन इसका मतलब ये आप समझिए, ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है, वो यहाँ पे एक शादी कर लेता है और एक बाद में एक शादी जाके बाहर कर लेता है। तो बाइगैमी इंडिया में तो ऑफेंस है ये, बट क्या पता उस कंट्री में ऑफेंस ना हो, लेकिन जब वो वापस इंडिया आएगा देन ही विल बी लायबल फॉर पनिशमेंट। ये बताता है हमारा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। ये आईपीसी में जो था इस प्रोविजन के बारे में सेक्शन 3 बताता था, बट नाउ इट हैज़ बीन क्लब्ड इन सेक्शन 1। सो लेट्स सी, एनी पर्सन लायबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया। मतलब कोई भी व्यक्ति लायबल होगा किसी, मतलब अगर कोई भी एक्ट अगर ऑफेंस है इंडिया में, अगर वो ऑफेंस है, इज टू बी ट्राइड
फॉर ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया, अगर वही सेम एक्ट अगर बाहर भी करता है, देश के बाहर भी करता है, देन ऑल्सो ही विल बी लाइबल फॉर दैट एक्ट। एंड बी डील विथ अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता फॉर एनी एक्ट कमिटेड बियॉन्ड इंडिया, ठीक है। और किससे डील किया जाएगा, इसी संहिता से डील किया जाएगा फॉर दैट एक्ट कमिटेड बियॉन्ड इंडिया इन द सेम मैनर एज इफ सच एक्ट हैज़ बिन कमिटेड विद इन इंडिया। वो उसी तरह पनिशमेंट उसको मिलेगा, वो उसी तरह लायबिल होगा जैसे वो एक्ट अगर इंडिया में करता है। जैसे कि हम लोग ने जो एग्जाम्पल लिया है, ए जाता है एक शादी इंडिया में तो करता ही करता है, वो जाके बाहर भी एक शादी करता है, तो जब वो वापस इंडिया में आएगा वो उसी तरीके से लायबिल होगा जैसे कि वो इंडिया में होता, भले वो एक्ट उसने बाहर किया हो, भले वो बाहर जाके उसने शादी किया हो, बट ही विल बी लायबल व्हेन ही विल कम बैक इन इंडिया इन द सेम मैनर, वैसे ही लायबिल होगा जैसे कि वो एक्ट इंडिया में ही उसने किया है, ठीक, ओके। अब प्रोविजन 5 बताता है कि ये संहिता किस पे अप्लाई होगी। तो द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता अप्लाई ऑल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट और बियॉन्ड इंडिया। अगर कोई भी सिटीजन ऑफेंस करता है वो इंडिया में तो उस पर संहिता अप्लाई होगी। बेसिकली ये सेक्शन जो बताता है ये कि BNS अप्लाई किस पे होगी, कहाँ अप्लाई होगी, ठीक है। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, ठीक। अब बी पार्ट इसका बताता है एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया, ठीक है। कोई भी व्यक्ति अगर ऑफेंस करता है या फिर कोई एक्ट करता है, फिर कोई ऐसा ओमिशन करता है विच इज़ एन ऑफेंस अंडर दिस संहिता, शिप पे या फिर एयरक्राफ्ट पे, वो कैसा शिप होना चाहिए, रजिस्टर्ड इन इंडिया होना चाहिए, ठीक है, तो वो ऑफेंस होगा अंडर दिस एक्ट, ठीक। एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स। हम लोग देखते हैं कि अब जो BNS है ये साइबर क्राइम्स को प्रमोट मतलब इसको ऑफेंस बना रहा है, ठीक है। तो एनी पर्सन इन एनी प्लेस, मान के चलिए एक बंदा है, ठीक है, वो पाकिस्तान में बैठ के एक ऑफेंस करता है, ऐसा एक्ट करता है जिससे हमारे इंडिया में कंप्यूटर रिसोर्स अफेक्ट हो रहा है, देन ही विल बी ऑल्सो लायबल फॉर द पनिशमेंट अंडर दिस सेक्शन। चलिए अब देखते हैं सबसेक्शन 2। जो सबसेक्शन 2 हमारा है वो डेफिनेशन क्लॉज है। हमारा IPC में भी डेफिनेशन प्रोवाइडेड थे, बट वो एक अलग अलग सेक्शन में प्रोवाइडेड थे एंड इट वाज इन वेरी स्कैटर्ड मैनर, नॉट इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, ठीक है। IPC में हम लोग देखते थे फ्रॉम सेक्शन 8 to 52A जो था वो डेफिनेशन के बारे में बताता था, बट BNS में क्या हो गया कि जितने भी डेफिनेशंस हैं उस सबको क्लब करके इन अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर उसको सबसेक्शन 2 में सब डाल दिए, अल्फ़ाबेटिकल वाइज में इनको डाला ताकि आप लोग को याद करने में भी आसानी हो, ठीक है। सो लेट्स सी। और हाँ, सबसेक्शन 2 है वो प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको और अच्छे से पढ़ना होगा। तो एक्ट मतलब कार्य, तो इसमें ये बताता है एक्ट, डोनेट एज वेल एज सीरीज ऑफ एक्ट और सिंगल एक्ट, ठीक है। तो एक्ट में क्या होगा, एक सिंगल एक्ट भी आएगा और सीरीज ऑफ एक्ट भी आएगा। सिंगल एक्ट जैसे मान लीजिए A ने B को थप्पड़ मारा, तो ये तो एक सिंगल एक्ट हो गया, लेकिन सीरीज ऑफ एक्ट क्या हो गया, अब चलिए इसको देख लेते हैं। सीरीज ऑफ एक्ट मतलब A एक लड़की को किडनैप करता है, किडनैप करके उसको लखनऊ ले जाता है, फिर वहाँ से उसको बॉम्बे लेके जाता है, वहाँ उसको मर्डर कर देता है, तो ये क्या हो गया, सीरीज ऑफ एक्ट है। सो इट विल बी ऑल्सो काउंटेड इन दिस एक्ट, ओके। जो सबसेक्शन 2 है वो एनिमल के बारे में बताता है। एनिमल मीन्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग, तो इसमें कोई भी लिविंग क्रिएचर हो, वो जिंदा है, सांस लेती है, चलती फिरती है, तो वो अदर देन ह्यूमन बीइंग, तो वो एनिमल में आएगा, ठीक है। अब जो सबसेक्शन 3 बताता है चाइल्ड, हमारे IPC में चाइल्ड वर्ड तो बहुत जगह यूज़ किया गया था, बट इट वॉज नॉट प्रॉपरली डिफाइंड इन IPC, बट BNS में इसका एक अलग डेफिनेशन प्रोवाइडेड है अंडर सबसेक्शन 3, ठीक है। तो चाइल्ड में बताता है एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर, तो हर वो व्यक्ति जो कि 18 साल से नीचे है उसको चाइल्ड में कंसिडर किया जाएगा, ठीक। अब आते हैं हम लोग काउंटरफीट पढ़ते हैं। चलिए, काउंटरफीट का मतलब है एनी पर्सन इज सेट टू काउंटरफीट एनी पर्सन। जैसा कि हम हमारे पढ़ाने का तरीका है, हर एक सेक्शन को तोड़ तोड़ के पढ़ना चाहिए। तो एनी पर्सन मतलब कोई भी व्यक्ति इज सेट टू काउंटरफीट। कब काउंटरफीट वो करेगा, हु कॉज वन थिंग टू बी रिजेंबल अदर थिंग। रिजेंबल मतलब क्या होता है, कॉपी करना, सिमिलर बनाना। देखिए ऑफेंसेस के लिए 2 चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, एक्टेशरिया होता है, एक मेंशरिया होता है। एक्टेशरिया एंड मेंशरिया। तो
तो इसमें देखिए एक्टेश्रिया क्या है कि वो किसी भी चीज़ को रिजेंबल करती है, और मेंश्रिया क्या है, इंटेंटेड बाय मीन ऑफ दैट रिजेंबलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन, मतलब किसी को उल्लू बनाना, बेवकूफ़ बनाना। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ की हूबहू कॉपी करता है कि अगला व्यक्ति जो है वो उल्लू बन जाए, तो उसको काउंटरफीट कहते हैं। और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट डिसेप्शन विल देयर बाय प्रैक्टिस। ठीक है, तो इसमें क्या है, पर्सन है, काउंटरफीट कब कहेगा, एक्टेश्रिया क्या है, एक्टेश्रिया जो है वो रिजेंबल करना है। ठीक है, हूबहू कॉपी करना, जैसे प्यूमा का हो गया श्यूमा। ठीक है, तो ये हो गया हूबहू कॉपी करना। और फिर उनका इंटेंशन क्या है, मेंश्रिया क्या है कि वो उसको उल्लू बना सकें। ठीक है, तो ये बताता है अपना काउंटरफीट। अब आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 1। इट इज़ नॉट एसेंशियल टू काउंटरफीट दैट द शुड बी एग्जैक्ट, मतलब आप कॉपी एग्जैक्ट करना ये ज़रूरी नहीं है। अगर वो लगभग मान के चलिए 99% भी सिमिलर है, तब भी आप काउंटरफीट में आओगे। ठीक, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 क्या बताता है, व्हेन अ पर्सन कॉज वन थिंग टू रिजेंबल अदर थिंग, जब कोई व्यक्ति एक चीज़ का रिजेंबलेंस बनाता है, ठीक, एक चीज़ की कॉपी करता है अदर चीज़ में, एंड द रिजेंबलेंस इज सच दैट पर्सन माइट बी डिसीव्ड, और वो ऐसा कॉपी है कि मतलब ये मान के चलते कि अगला इंसान बुद्धू बन ही जाएगा। अगर वो ऐसा कॉपी बनाता है जिसको इंसान प्राइमा फेसाई देख के वो बुद्धू बन ही जाएगा, देन इट शैल बी प्रिज्यूम। अब यहाँ पे देखिए वर्ड जो यूज है वो शैल बी यूज है। ठीक है, देन इट शैल बी प्रिज्यूम अंटिल द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड, मतलब जब तक वो कॉन्ट्ररी प्रूव नहीं होगा तब तक ये माना जाएगा कि उसका जो इंटेंशन था वो काउंटरफिट करने का था। कोर्ट यही मानेंगी कि ये जो रिजेंबल कर रहे थे वो काउंटरफिट करने के लिए कर रहे थे। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम लोग सब सेक्शन 5। सब सेक्शन 5 जो बताता है वो कोर्ट के बारे में बताता है। कोर्ट मीन्स अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली। ठीक है ना, एक जज है जो कि एम्पावर्ड बाय लॉ है, किस लिए एम्पावर्ड है, टू एक्ट जुडिशली। ठीक है, और अ बॉडी ऑफ जज, बॉडी ऑफ जज मीन्स कभी कभी क्या होता है जैसे कि सिंगल बेंच बैठती है, डिवीजन बेंच बैठती है, 14 जजेस की बेंच बैठती है, तो ये हो गया बॉडी ऑफ जज विच इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली when such judge or body of judge is acting judicially। ठीक है, अगर जज है, अगर वो empowered by law है to act judicially, जैसे कि आप ट्रायल करिए, आप जजमेंट पास करिए, ऑर्डर दीजिए, तो ऐसे क्या कहेंगे, इनको कोर्ट कहेंगे। ठीक, अब आ जाते हैं डेथ में। जो सबसेक्शन 6 है वो डेथ के बारे में बताता है। डेथ मीन्स डेथ ऑफ एन ह्यूमन बींग अनलेस कंट्ररी अपियर्स फ्रॉम द कंटेंशन। तो इसमें सबसे मेन मोटो जो है इसमें डेथ का किसका होना चाहिए, ह्यूमन बींग का होना चाहिए। ह्यूमन बींग यहाँ पे क्यों यूज़ किया गया, आगे जब हमने ऊपर देखा एनिमल शब्द भी दिया हुआ है, बट यहाँ पे शब्द ह्यूमन बींग ही क्यों यूज़ किया गया है, वो इसलिए यूज़ किया गया कि ये जो बीएनएस है वो एक ह्यूमन बींग पे ही लागू होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे शब्द ह्यूमन बींग यूज़ किया गया है। अब आइए देखते हैं सब सेक्शन 7 जो है वो डिसऑनेस्टली। तो डिसऑनेस्टली मीन्स डूइंग एन एक्ट विद द इंटेंशन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक्टश्री आ गया। ठीक ना, तो एक्ट कौन सा होना चाहिए, डूइंग एन एक्ट, मतलब वो ऐसा कोई कार्य करे विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग wrongful gain to one person and wrongful loss to another person। तो कोई कार्य करना चाहिए और मेंश्रिया क्या होना चाहिए, wrongful gain हो to one person और wrongful loss to other person। ठीक है, तो ये जो wrongful gain to one person and wrongful loss to other person है, इससे प्री में क्वेश्चन बहुत बनता है कि मतलब डिसऑनेस्टली आप किसे कहेंगे, तो उसमें आपको इसको टिक करना रहेगा। ठीक, अब आ जाइए हम लोग देखते हैं डॉक्यूमेंट्स का क्या मतलब होता है। जो सबसेक्शन 8 है इट्स प्रोवाइड अबाउट द डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स मीन्स एनी मैटर, कोई भी मैटर हो, एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड। कोई मैटर होना चाहिए और वो क्या होना चाहिए, एक्सप्रेस्ड होना चाहिए या फिर डिस्क्राइब्ड होना चाहिए। अपॉन एनी सब्सटेंस, चाहे वो कोई भी सब्सटेंस हो, दीवार हो, पत्थर हो, ब्लैक बोर्ड हो, कॉपी हो, किसी पे भी होना चाहिए। अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन ऑफ किसे, लेटर, फिगर एंड मार्क्स। ठीक है, तो ये जो 3 शब्द है ये भी प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भी प्री के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो कैसा होना चाहिए, लेटर के माध्यम से होना चाहिए, फिगर के माध्यम से होना चाहिए और मार्क्स के माध्यम से होना चाहिए, और बाय मोर देन वन ऑफ दोज। अब यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे सिंबल वर्ड नहीं यूज़ है, और इसी में प्री में कन्फ्यूजन बहुत होती है, क्योंकि ऑप्शन ऐसा रहता है बाय फिगर मीन्स, बाय फिगर, लेटर, मार्क्स और सिंबल ऐसा आता है, तो आपको सिंबल को नहीं टिक करना है। ठीक,
बाय मीन दैट वन ऑफ दोज मीन इंटेंटेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड एज एन एविडेंस ऑफ द मैटर। यहाँ पे एज एन एविडेंस ऑफ द मैटर ज़रूरी नहीं आप उसको कोर्ट में यूज़ करेंगे, इसका मतलब होता है आपको एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, कोई एक ऐसा मैटर होना चाहिए, एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड होना चाहिए अपॉन एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस पे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, लेटर फिगर मार्क्स के द्वारा होना चाहिए, ताकि हम उसको एक रिकॉर्ड के तरीके से रख सके। पहले के समय में जब लोग पढ़ाई लिखाई नहीं जानते थे तो ऐसे डंडी बना के भी मार्क्स अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर लेते थे। चलिए एक्सप्लेनेशन 1 क्या बताता है, इट इज इमटेरियल। ये इमटेरियल होगा कि बाय व्हाट मीन्स अपॉन व्हाट सब्सटेंस द लेटर फिगर मार्क्स आर फॉर्म, किस तरीके से लेटर फिगर मार्क्स बनाया गया है या फिर किस सब्सटेंस पे लेटर फिगर मार्क्स बनाया गया है, ये टोटली इमटेरियल है, ठीक है। और वेदर द एविडेंस इज इंटेंडेड फॉर और मे बी यूज इन कोर्ट और नॉट, और चाहे वो रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड है वो कोर्ट में यूज होगा नहीं होगा, ये टोटली इमटेरियल है। अगर वो दीवार पे भी लिखी चीज है तो उसको भी हम लोग एक डॉक्यूमेंट की तरह कंसिडर करेंगे। चलिए अब देखते हैं सब सेक्शन 9 फ्रॉडलेंटली। ये सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अब जैसे कि हम लोग का बेयर एक्ट पढ़ने का तरीका क्या है, हम लोग पहले मेंस्ट्रिया अलग करते हैं, एक्टेशरिया अलग करते हैं, वैसे इसमें भी हम लोग अलग करेंगे। अ पर्सन इज सैड टू डू अ थिंग, ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ गया, एक्टेशरिया आ गया। पर्सन इज सैड टू डू अ थिंग फ्रॉडलेंटली इफ ही डज दैट थिंग विद इंटेंटेड टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। तो यहाँ पे मेंस्ट्रिया क्या हो गया, डिफ्रॉड करना, कपट करना, छल करना, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, फ्रॉडलेंटली कहेंगे। ये सेक्शन भी प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इसको अच्छे से पढ़ना है। अब आ जाइए हम लोग पढ़ते हैं जेंडर। आईपीसी में जो जेंडर प्रोवाइडेड था उसमें सिर्फ ही और शी का मतलब था, ठीक है, बट जो अपने बीएनएस में जो जेंडर है उसमें एक नया शब्द यूज किया गया, वो है ट्रांसजेंडर। तो द प्रोनाउंस ही एंड इट इज डेरिवेटिव आर यूज फॉर एनी पर्सन वेदर मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर। तो इसमें हम लोग जो, अब देखिए ये जो मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर है ये भी अपने प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऑप्शंस ऐसे बनेंगे, मेल मतलब ट्रांसजेंडर में कौन कौन इंक्लूड होता है, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर, तो ठीक है, तो आपको तीनों पे टिक करना है। तो ये हो गया। या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कौन सा नया वर्ड जेंडर में इन्वॉल्व किया गया इन बीएनएस जो कि आईपीसी में नहीं था, तब आपको ट्रांसजेंडर टिक करना है, ठीक है। अब आइए देखते हैं सब क्लॉज 11। सब क्लॉज 11 जो है वो गुड फेथ के बारे में बताता है। नथिंग इज सैड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ विच इज डन और बिलीव विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। अगर कोई भी काम ड्यू केयर एंड अटेंशन से करेंगे तो वो गुड फेथ कहलाएगा। ये जो थोड़ा डेफिनेशन है, ये थोड़ा नेगेटिव डेफिनेशन बीएनएस में प्रोवाइडेड है। नथिंग इज सैड, इसका शुरुआत ही नथिंग से शुरू होता है। नथिंग इज सैड टू बी डन और बिलीव इन गुड फेथ विच इज डन और बिलीव विदाउट ड्यू केयर। अगर वो ड्यू केयर और कॉजन से नहीं है तो वो गुड फेथ में नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मीन्स, इसमें बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन गवर्नमेंट का प्रोवाइडेड है। गवर्नमेंट का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो दिस सेक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्री पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली जो डेफिनेशंस है इसमें मोस्टली डेफिनेशन सब प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मेंस में उतना लिखने को नहीं आता बट प्री में आता है। अब आइए देखते हैं हार्बर। हार्बर का क्या मतलब होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपराध किया है, एनी पर्सन हैज कमिटेड ऑफेंस। अब आप उस अपराधी को अपने घर में रोक रहे हो, खाना पीना दे रहे हो, आने जाने की व्यवस्था दे रहे हो ताकि वो कोर्ट की प्रोसीडिंग से बच सके, तो उसको हम लोग कहेंगे हार्बर, ठीक है। एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस संहिता इंक्लूड्स द सप्लाई ऑफ पर्सन विथ शेल्टर, फूड, ड्रिंक्स, मनी। आप उसको खाना पीना दे रहे हो, रहने की जगह दे रहे हो, पैसा रुपया दे रहे हो, कपड़े दे रहे हो, गोला बारूद दे रहे हो, ठीक है ना, आने जाने की आप साधन दे रहे हो और उसकी मदद कर रहे हो। किस लिए मदद कर रहे हो, टू इवेट द अप्रीहेंशन, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के बचने के लिए आप उसकी मदद कर रहे हो, तो इसको हम हार्बर के सेक्शन में कंसिडर किया जाएगा। आईपीसी में क्या था, हस्बैंड एंड वाइफ इसमें एक्सेप्शन थे, बट बीएनएस में इस सेक्शन को हटा दिया गया है, ठीक। अब आइए देखते हैं सब सेक्शन 14। सब सेक्शन 14 क्या बताता है, इंजरी। इंजरी मीन्स एनी हार्म वेदर इलीगली नहीं whatever illegally caused to any person in body, mind, reputation, property।
ये जो 4 शब्द है, बॉडी शारीरिक क्षति कारित करना, माइंड मानसिक क्षति कारित करना, रेपुटेशन किसी की रेपुटेशन को कम करना, उसकी रेपुटेशन को इंजरी देना, या फिर उसकी प्रॉपर्टी की क्षति कारित करना, ये इंजरी में आएंगे। तो इससे भी प्री के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मान लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा कि इंजरी सिर्फ बॉडी का होता है, कि बॉडी माइंड रेपुटेशन प्रॉपर्टी का होता है, कि सिर्फ माइंड का होता है, कि सिर्फ प्रॉपर्टी का होता है, तो आपको बॉडी माइंड रेपुटेशन प्रॉपर्टी चारों पे टिक करना है। ठीक है, अब आइए देखते हैं सब सेक्शन 15 इलीगल, लीगली बाउंडेड टू डू। तो इसमें क्या है, द वर्ड इलीगल इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस और विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ और विच फर्निश्ड ग्राउंड ऑफ सिविल एक्शन एंड अ पर्सन इज सेड टू बी लीगली बाउंडेड टू डू। ठीक है, तो इलीगल का मतलब क्या होता है, कोई भी एक्ट, एवरी एक्ट, हर वो एक्ट जो कि एक ऑफेंस है या फिर प्रोहिबिटेड बाय लॉ है या फिर वो आपको एक ग्राउंड देती है सिविल एक्शन के लिए, तो वो क्या होगा, इलीगल होगा। इसको तोड़ते हैं, पहले इसको 4 पार्ट में बांट लेते हैं। ऑफेंस क्या होगा, ये ऑफेंस होगा कैसा, या फिर प्रोहिबिटेड बाय लॉ होगा। ठीक है, और तीसरा विच फर्निश्ड अ ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, और चौथा होगा एंड अ पर्सन इज सेड टू बी लीगली बाउंडेड टू डू वॉट एवर इज इलीगल टू हिम एंड ही ओमिट। अगर वो लीगली बाउंडेड है वो करने के लिए और वो नहीं करता है तो वो भी इलीगल में आ जाएगा। ठीक है, तो ऑफेंस आ गया, एन एक्ट विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ आ गया, विच फर्निश्ड अ ग्राउंड ऑफ सिविल एक्शन आ गया, एंड द पर्सन विच इज लीगली बाउंडेड टू डू बट ही ओमिट्स, तो ये आता है आपका इलीगल में। सो थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, आगे की प्रोविजंस हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।